नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। प्रदेश में निकाय चुनाव की रणभेरी बजने से पहले ही सियासी पारा चरम पर है। बयानों की बौछार हो रही है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी और सरकार की घेराबंदी की रणनीति पर आगे बढ़ रही है और विकास को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस की नाकामी को जनता के बीच उछाल रही है। निकाय चुनाव से पहले वार पलटवार का तड़का भी लग रहा है। निकाय चुनाव से जुड़ी हर खबर लेकर हम हाजिर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बंसल न्यूज के इस खास पेशकश को जिसका नाम है मोहल्ला पॉलिटिक्स। कोरोना टीकाकरण के लिए प्रदेश में बीजेपी के अभियान की शुरुआत हो गई है, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस इसे निकाय चुनाव को देखते हुए बीजेपी का प्लान बता रही है। वहीं कांग्रेस ने इन आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। निकाय चुनाव से पहले वार पलटवार, चलने लगी बयानों की तलवार। बीजेपी के अभियान पर तकरार, कौन बनाएगा शहर सरकार। निकाय चुनाव का ऐलान भले ही अभी ना हुआ हो, लेकिन नेताओं ने चुनाव से पहले बयानों की बौछार शुरू कर दी है। दरअसल प्रदेश में बीजेपी ने कोरोना टीकाकरण का अभियान शुरू किया है। ये अभियान 1 महीने तक चलेगा। अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर बुजुर्गों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी मंडल अध्यक्षों को सौंपी गई है। हालांकि बीजेपी के इस अभियान को लेकर प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। अभियान को लेकर कांग्रेस का कहना है कि आपदा को अवसर में बदलना कोई बीजेपी से सीखे। निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में फायदा उठाने के लिए बीजेपी ये अभियान चला रही है और ऐसा करके वो चुनाव में फायदा उठाना चाहती है। कोरोना को भी उन्होंने अवसर के रूप में बदल लिया है। घर घर जाकर कोरोना के बारे में, कोरोना वैक्सीन के बारे में लोगों को बतलाएंगे और वहाँ अपना प्रचार करेंगे, क्योंकि नगर निगम, नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, तो उसका भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये देश के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी, देश के लिए क्या विश्व के लिए, और वो काम चल रहा है। लेकिन उन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया उसमें भी मोदी जी का फ़ोटो लगा दिया। वो अपना प्रचार ज़्यादा करते हैं, लोगों को लाभ कम पहुंचाते हैं, जबकि ये कर्तव्य है कि देश के प्रति सेवा करो, लेकिन उसमें उनकी कम दिलचस्पी रहती है। भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। वहीं कांग्रेस के इस आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि अगर कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी आपदा में अवसर की तलाश कर रही है, तो कांग्रेस को सेवा करने से किसने रोका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ बटोलेबाजी करती है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज से सेवा ही संकल्प के इस अभियान में लग गया है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भोपाल के सभी हमारे 29 मंडल में हमने 29 मंडलों के प्रभारी बनाए। हमारा एक एक कार्यकर्ता एक एक कॉलोनी में जाएगा, एक एक घर जाएगा और ये अभियान जगाएगा कि हर व्यक्ति वैक्सीनेशन लगवा ले। निकाय चुनाव का ढोल कब बजेगा, इस पर अभी सस्पेंस है, लेकिन इतना तो साफ है कि दोनों ही पार्टियों ने चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी तेज कर दी है। इसका ही नतीजा है कि दोनों दल एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच पहले ही रार ठनी हुई थी और अब इस चुनावी मैदान में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी ताल ठोक दी है। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में तो पार्टी ने चुनावी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी ताल ठोकने की तैयारी में है। निकाय चुनाव में पार्षद जितवाने के लिए AIMIM की धुआंधार बैठकों के साथ सदस्यता अभियान जोरों पर चल रहा है। जगह जगह AIMIM अपने प्रभारियों की नियुक्ति कर रही है। बीते कुछ दिन पहले इंदौर में AIMIM ने मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर ओवैसी क्लिनिक की शुरुआत की। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में शुरू हुए ओवैसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। मतलब साफ है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में AIMIM एक्टिव हो गई है और इस खबर ने कांग्रेस का सिरदर्द बढ़ा दिया है। कांग्रेस अब ओवैसी की पार्टी को बीजेपी का ही दूसरा चेहरा बता रही है।
मध्य प्रदेश में कभी तीसरे दल की स्थितियां कभी नहीं रही और न कोई तीसरा दल कभी प्रभावित कर पाया है। रहा सवाल ओवैसी जी का, तो ओवैसी जी को पूरा देश जान गया है कि वो किसकी भी टीम है और कौन सी चीज़ को प्रभावित करने के लिए चुनावी समर में उतरते हैं। इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस अपनी तैयारी पे विस्तृत तैयारी करके मैदान में उतरे। वहीं कांग्रेस के वार पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पहले इतिहास उठाकर देख ले यूपी में किस पार्टी के साथ गठबंधन में थे। साथ ही अब कांग्रेस को अपने वोट बैंक का खतरा सता रहा है, जिस वजह से वो ऐसे बयान दे रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि यूपीए 1 और यूपीए 2 में किसका गठबंधन था ओवैसी के साथ, कांग्रेस को ये देखना होगा। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की सियासत करते हैं। अब कोई मुसलमानों का नेता आ गया है, उनके वोट लेने, तो इनको घबराहट हो रही है कि मुसलमान उनके साथ नहीं होंगे, तो अब ये फालतू के बयानबाजी करके किसी और के ऊपर पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं। कोई हमारी बी पार्टी सी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इसको किसी भी ऐसे सांप्रदायिक व्यक्ति या उसकी पार्टी के साथ गठबंधन करने की या बी पार्टी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। महाराष्ट्र के बाद बिहार के विधानसभा चुनाव में मिली सफलता से ओवैसी देश में मुस्लिमों का बड़ा चेहरा बनने की तैयारी में हैं। यही वजह है कि मुस्लिम उलेमाओं के सहारे प्रदेश में अपने पैर जमाने की पूरी कोशिश AIMIM कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मध्य प्रदेश में सियासी जमीन तलाश रही AIMIM किस हद तक सेंध लगाने में कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। प्रदेश में निकाय चुनाव का ऐलान कब होगा, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन ग्वालियर में बीजेपी के भीतर आला नेताओं की आपसी रस्साकशी के चलते जिले की कार्यकारिणी ही गठित नहीं हो सकी है, जबकि जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए 1 साल पूरे होने को है। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी के इन हालातों पर चुटकी ले रही है। संगठन की नियुक्तियों में नेताओं की अड़ंगेबाजी ने ग्वालियर में बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। निकाय चुनाव नजदीक आ चुके हैं। चुनाव आयोग किसी भी वक्त चुनावों की घोषणा कर सकता है, लेकिन ग्वालियर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष कमल मखीजानी अभी तक कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पाए हैं। जबकि उपचुनाव में देखें तो बीजेपी को ग्वालियर में अंदरूनी गुटबाजी के चलते एक विधानसभा सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसे में बीजेपी अपनी संगठनात्मक ढांचे को मजबूत नहीं करती है तो आने वाले निकाय चुनाव में उसे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि आला नेताओं से कार्यकारिणी के नामों को लेकर रायशुमारी चल रही है और जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी। जितने भी नए जिलाध्यक्ष घोषित हुए थे, अभी किसी भी जिले की कार्यकारिणी घोषित नहीं हुई है। वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श करके और उसकी एक प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया भी संपन्न हुई। बाहर से पर्यवेक्षक आए थे और उन्होंने सबसे सर्वे करके कुछ नाम निकाले हैं। वो नाम वहाँ पर संकलित हैं प्रदेश में, और हम भी अलग से कुछ नाम भेज करके उसको कंपाइल कर रहे हैं। और जैसे ही कंपाइलेशन पूरा हो जाएगा, सभी वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श हो जाएगा, प्रांत के अधिकारी चर्चा कर लेंगे, तो जल्दी ही कार्यकारिणी घोषित हो जाएगी। इधर बीजेपी के अंदरूनी हालातों पर कांग्रेस पैनी नजर बनाए हुए है। कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी अंदर खाने बड़ी चुनौती से जूझ रही है, जबकि कांग्रेस गुटबाजी से मुक्त होकर निकाय चुनाव के लिए कमर कसकर तैयार खड़ी है। कांग्रेस पर जो लोग आरोप लगाते थे गुटबाजी का, अब गुटबाजी कांग्रेस में नहीं है। ये देखने को मिल रहा है कि अब गुटबाजी चरम पर है बीजेपी में। कुल मिलाकर बीजेपी जिला कार्यकारिणी के गठन में देरी होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं और जल्द ही कार्यकारिणी का ऐलान नहीं हुआ तो निकाय चुनाव में बीजेपी की राह इतनी आसान नहीं होगी। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि निकाय चुनाव से पहले बीजेपी कार्यकारिणी का ऐलान कर पाती है या नहीं। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल अभी भले ही ना बजा हो, लेकिन सियासी दलों ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। जाहिर है कि शहर सरकार बनाने के लिए हर एक पार्टी निकाय चुनाव को जीतने की कोशिश करेगी। निकाय चुनाव में वैसे तो सीधा मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में देखने को मिलेगा, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में तीसरी ताकत यानी बीएसपी भी चुनावी मैदान में नजर आएगी। बीएसपी ने भी निकाय चुनाव की सभी सीटों पर ताल ठोकने का मन बना लिया है। देखिए रिपोर्ट। चंबल में दिखेगा तीसरी ताकत का तिलिस्म। निकाय चुनाव में बीएसपी भी दिखाएगी दम। सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान। कांग्रेस बीजेपी कौन होगा परेशान?
प्रदेश में अब किसी भी वक्त नगरीय निकाय के चुनावों का ऐलान हो सकता है, लिहाजा अब सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। वहीं अब निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी भी अपनी पूरी ताकत से मैदान में उतरती नजर आएगी। सियासी समीकरण की नजाकत को समझते हुए बीएसपी ने अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। ग्वालियर में बीएसपी ने अपना जिला कार्यकर्ता सम्मेलन रखा, जिसमें निकाय चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। बीएसपी का दावा है कि वो पूरे दमखम के साथ चुनाव में उतरेगी और प्रदेश में तीसरी ताकत के रूप में उभरेंगे। भीड़ है, जो कार्यकर्ताओं में जोश है, उसको देखकर लग गया होगा कि बीएसपी जो है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है इस आने वाले लोकल बॉडी के चुनाव में, चाहे वो नगर पालिका हो चाहे जिला पंचायत चुनाव हो। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारी पार्टी की जो पूरी टीम है, और इस बार एक नया कीर्तिमान मध्य प्रदेश में रचेंगे। देखिए, बीएसपी का वजूद बहुत ही सुनहरा है और यहाँ के मध्य प्रदेश के लोगों को सोचना पड़ेगा कि तीसरी ताकत के रूप में अगर नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो मध्य प्रदेश का विकास कभी हो नहीं सकता। उधर कांग्रेस भी बसपा को लेकर उपचुनाव का उदाहरण देती दिख रही है। कांग्रेस का कहना है कि हर पार्टी को चुनाव में जाने का अधिकार है। बसपा उपचुनाव की तरह इस बार भी सिर्फ अपनी उपस्थिति ही दर्ज करा पाएगी और निकाय चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चुनाव की जंग बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होगी। देखिए, हर राजनीतिक पार्टी को ये अधिकार तो होता है कि वो निर्वाचन में जाए, और मुझे लगता है कि ये एक प्रजातंत्र का महोत्सव होता है। ठीक है, सभी को अधिकार है, किंतु जहाँ तक बसपा का सवाल है और ग्वालियर चंबल अंचल में जहाँ तक उनकी स्थिति है, तो विगत 2 चुनाव में देखेंगे, विधानसभा में और उसके बाद उपचुनाव में देखेंगे, तो मुझे लगता है सिर्फ उपस्थिति ही दर्ज करा पाएंगे, इससे अधिक कुछ नहीं कर पाएंगे। वहीं बीएसपी के दावों पर बीजेपी बिल्कुल कूल नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि बीएसपी के मैदान में आने से कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होगा और इसका फायदा सीधा बीजेपी को मिलेगा। पिछले चुनाव में हमने देखा कि बीएसपी के कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा वोट ना मिले, बल्कि उनका वोट बैंक कांग्रेस को मिला। तो यदि ऐसा करती है बीएसपी, तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े लाभ की स्थिति बनेगी, क्योंकि वोट वो कांग्रेस के ही काटेगी। कुल मिलाकर आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में मुकाबला दिलचस्प होगा, क्योंकि बीएसपी के आने से कांग्रेस के समीकरण गड़बड़ा सकते हैं। हालांकि उपचुनाव में भी बीएसपी ने पूरी दमदारी के साथ चुनावी ताल ठोकी थी, लेकिन उनके ज्यादातर कैंडिडेट बुरी तरह हारकर पवेलियन लौट गए थे। ऐसे में अब निकाय चुनाव में बीएसपी क्या दम दिखाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। असम और बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। असम में 3 और बंगाल में 2 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर चुकी है। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सहित 40 दिग्गजों के नाम शामिल हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेताओं को भी शामिल किया गया है। बंगाल चुनाव के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे, तो वहीं आदिवासी चेहरा फग्गन सिंह कुलस्ते भी पसीना बहाएंगे। साथ ही असम विधानसभा चुनाव के लिए भी स्टार प्रचारकों की सूची में सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था में कसावट लाने के लिए सीएम ने सख्त रवैया अपना लिया है। सीएम ने कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में अफसरों से कहा है कि आपस में सुशासन खेलें, प्रतिस्पर्धा होगी तो परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। इसके अलावा सीएम ने तत्कालीन मुद्दे और समस्याएं तुरंत निपटाने के निर्देश दिए। कहा कि जरूरी कामों के लिए 1 महीने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हर सोमवार समीक्षा होगी और एक्शन होगा। बैठक में सीएम ने इंदौर, शहडोल और देवास जिला प्रशासन को रेत परिवहन के मामलों का समाधान करने पर बधाई दी। सीएम ने कहा कि माफिया के खिलाफ इंदौर प्रशासन ने बेहतर काम किया। जिन्हें भी प्लॉट मिले उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वहीं पन्ना कलेक्टर के काम से नाखुश होकर फटकार भी लगाई। राशन वितरण मामले में सीएम कलेक्टर से नाखुश हुए। पन्ना में सबसे कम 70% अनाज बांटा गया है। सीएम ने बेहतर काम करने वालों को निर्देश दिए कि अन्य को भी प्रेजेंटेशन देकर काम बताएं। जमीन पर काम करने का दुर्लभ सौभाग्य मिला है। वहीं सीएम ने अच्छी धान उपार्जन को लेकर फैज अहमद किदवाई सहित विभाग को बधाई भी दी। वहीं कलेक्टर कमिश्नर से चर्चा करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर प्रशासन की तारीफ करते हुए कहा कि माफिया के खिलाफ इंदौर प्रशासन ने बेहतर काम किया है। जिन्हें भी प्लॉट मिले हैं उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो माफिया भागते फिर रहे हैं। अभियान का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। साथ ही सीएम ने बेहतर काम करने वालों को निर्देश दिए कि अन्य को भी प्रेजेंटेशन देकर काम बताएं।
जमीन पर काम करने का दुर्लभ सौभाग्य मिला है। वहीं सीएम ने सभी से जिलों में एक स्थान तय कर रोज एक पेड़ लगाने को कहा और पूरे प्रदेश में 12 मार्च को नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन करने को कहा है। वहीं सीएम ने धान, ज्वार और बाजरा उपार्जन को लेकर जो अच्छा काम नहीं कर रहे उनको देखने के निर्देश दिए। साथ ही प्रदेश में अच्छी धान उपार्जन को लेकर फैज अहमद किदवाई सहित विभाग को बधाई भी दी। इधर दिल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन के बीच लगातार सियासत जारी है, लेकिन अब इस सियासत में शायराना अंदाज भी देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी और नरोत्तम मिश्रा के बीच शायराना ट्वीट वॉर देखने को मिला, जिसमें राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अन्नदाता का बारिश से नाता पुराना, ना डरते ना करते मौसम का बहाना, असंभव किसानों को पीछे हटाना, तीनों कानूनों को पड़ेगा लौटाना। इस तरह से शायराना अंदाज में ट्वीट किया, जिस पर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि डॉक्टर मिश्रा ने लिखा ट्वीट करते हुए, किसानों के नाम पर राजनीति आजमाना कांग्रेस का ये घिसा पिटा तरीका है पुराना। कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा फेज चल रहा है, जिसमें तमाम नेता और जनप्रतिनिधि भी कोरोना का टीका लगवा रहे हैं। इस बीच भोपाल में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी वैक्सीन लगवाई। खुशीलाल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में दोनों ने कोविड का टीका लगवाया। इस दौरान कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा भी मौजूद रहे। टीका लगवाने के बाद कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, सभी को कोविड का टीका लगवाना चाहिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी आज आयुर्वेदिक हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड का टीका लगाया। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, हमारे देश के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने देश में ही पहली बार हमने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा में आगे निकले हैं और अपना देश का टीका बनाया है और लग रहा है उससे कोरोना जो विश्वव्यापी महामारी है उस पर हमने विजय प्राप्त की है और हमेशा के लिए कोरोना को खत्म करेंगे। और इसलिए देश के एक एक नागरिक को प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिए ही सबको लगाएंगे और ये देश आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प लिया था मोदी जी ने, निश्चित रूप से कोरोना पे हमने विजय प्राप्त करेंगे और आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम बढ़ा रहे हैं। कमल पटेल जी अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं, अभी आप जिक्र भी कर रहे थे, तो इम्यूनिटी के लिए क्या मंत्र देंगे? देखिए, इम्यूनिटी के लिए मेहनत करना चाहिए, पसीना बहाना चाहिए। मैं शुरू से कहता हूँ कि मैं किसान हूँ, मैं कितने लोगों से मिला, हजारों लोगों से मिला हूँ, गले लगा हूँ। मेरे साथ तो कोरोना पॉजिटिव मेरी गाड़ी में दिन भर घूमते रहे, बैठे रहे, लेकिन हमने पसीना बहाया, इसलिए भगवान की भी कृपा रही, कोरोना नहीं हुआ। और कोरोना से सावधानी की भी आवश्यकता है, सुरक्षा भी रखना है। लेकिन ये जो टीकाकरण चल रहा है, इसके बाद हमेशा के लिए कोरोना समाप्त होगा और हमारे देश की 130 करोड़ जो नागरिक हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री जी ने युद्ध स्तर पर खुद ने मॉनिटरिंग करके और ये टीका इजाद कराया है। हमारे वैज्ञानिकों को बधाई देता हूँ और इससे हमारे देश की 130 करोड़ जनता सुरक्षित होगी, हमेशा के लिए कोरोना खत्म होगा और कोरोना पे विजय प्राप्त की है। ये हमारे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि, सबको बधाई। तो कृषि मंत्री कमल पटेल जी हमारे साथ थे, उन्होंने कहा है कि कोविड का टीका सबको लगाना चाहिए, पूर्ण रूप से ये सुरक्षित है और अपनी इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए जो तमाम सारे विकल्प आयुर्वेद में मौजूद हैं उनका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। कैमरामैन विजय शेजकर के साथ बंसल न्यूज के लिए भोपाल से वासु चौरे। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से नया शिक्षण सत्र शुरू होने वाला है। 1 अप्रैल से 1ली से 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए प्रदेश में स्कूल खोले जाएंगे। क्लास में कैपेसिटी से कम छात्रों को बैठाया जाएगा और कोरोना प्रभावित चिन्हित क्षेत्रों में स्कूल नहीं खुलेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि सावधानी के साथ आगे बढ़ेंगे। घर में रहने की वजह से बच्चों का विकास रुका है, इसलिए स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। में 1 अप्रैल से स्कूल खुलने वाले हैं, ये एक बड़ी खबर है और इस वक्त हमारे साथ हैं स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी। इंदर जी, 1 अप्रैल से स्कूल खुलेंगे, ये फैसला लिया गया है स्कूल शिक्षा विभाग ने। स्कूल शिक्षा विभाग का शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है और हम 1 अप्रैल से स्कूल खोलने की तैयारी करने जा रहे हैं। सर, कौन सी क्लास से शुरू होगा, मतलब 1 से लेकर 9वीं तक स्कूल? आगामी सत्र में हम पहली कक्षा से ही स्कूल खोलने की सारी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगह जहाँ कोरोना का भी, जैसे भोपाल और इंदौर विशेष करके, वहाँ के बारे में थोड़ा कैसे क्या करना उसका स्वरूप अलग तय करेंगे, लेकिन प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कोरोना का हम स्कूल खोलने की तैयारी कर रहे हैं। भोपाल इंदौर में क्या जो कंटेनमेंट जोन है केवल वहीं के स्कूल नहीं खोलेंगे, बाकी सब स्कूल कंटेनमेंट जोन को उससे मुक्त रखेंगे
और वहाँ नियंत्रण होगा, उसके बाद वहाँ के स्कूलों को खोलेंगे। लेकिन बाकी अभिभावकों का हम इन्वॉल्वमेंट करने जा रहे हैं, अभिभावकों से सहयोग लेंगे कि वे अपने बच्चों को अब घर में रखना कठिन है, इसलिए उनको कैंपस तक भेजो। फिर स्कूल को हम ये छूट देंगे कि वो उसको ज़रूरत लगे तो 2 पारी में भी स्कूल को लगाए, 1 पारी के लिए हम उनको बाध्य नहीं करेंगे। सर, इसमें क्या कोविड के नियम बनाए जाएंगे स्कूल के लिए, खास तौर से क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, कहीं कोई लापरवाही ना हो, इसके लिए किस तरह से स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं? स्कूलों को लेकर मोटे तौर पे भारत सरकार के गृह मंत्रालय से निर्देश जारी होते हैं, गाइडलाइन जारी होती है, उसका हम पालन करेंगे। साथ ही हम ये भी ध्यान रखेंगे कि जहाँ छोटे बच्चे हैं वहाँ अभिभावकों का इन्वॉल्वमेंट करते ही हम स्कूल खोलने की प्रक्रिया को पूरी करेंगे। तो निश्चित रूप से 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश में स्कूल खुलेंगे, 1 से लेकर 8वीं क्लास तक स्कूल खुलेंगे। जो कोविड के नियम है, जो गृह मंत्रालय द्वारा गाइडलाइन जारी है, उस गाइडलाइन के तहत होंगे। 2 पालियों में स्कूल लगाने पर विचार किया जा रहा है और भोपाल, इंदौर में अभी कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी स्कूल खोले जा सकते हैं। इसके लिए जो अभिभावक हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। कैमरामैन आशीष खरे के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।